नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसा सरकार का होता था, लेकिन योजनाओं का नाम समाजवादी होता था। लेकिन आज सभी योजनाओं का नाम बगैर किसी भेदभाव के साथ सभी को मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, मौलवी नहीं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कुंभ को लेकर आंकड़े सदन में रखे, वहीं विपक्ष पर भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन की सुंदरता समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आई। ये लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे। बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है, उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है आपने बहुत सारे मान्य से लिखते होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराया। महाकुंभ का आयोजन हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। सीएम योगी ने अपने बयान में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चे को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, मौलवी नहीं। बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बने। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, इसलिए स्कूलों को आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन हमारी कोई भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। 2017 से पहले दंगे और पलायन होते थे, बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है। गुंडे बदमाश या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचतीर्थ बन गए हैं। प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। विधान परिषद में सीएम योगी ने सनातन को लेकर कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था, लेकिन जनता ने चुनावों में उन्हें जवाब दे दिया और आईना दिखाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और विधानसभा में सीएम योगी के दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। उन्होंने कहा था गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की तस्वीर मिली।
इस बयान पर अब विपक्ष ने जी हां कंस और भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के खिलाफ सीएम योगी के बयान पर यूपी विधानसभा में सियासी तनातनी जारी है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कृष्ण और कंस की बात कही। उन्होंने कहा, जैसे भगवान कृष्ण से कंस डरा रहता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है। माता प्रसाद पांडे के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनका आचरण कंस, रावण और दुर्योधन जैसा है। हम कह सकते हैं, अगर जो इन्होंने कहा है, जो स्क्रिप्ट लिखवा करके माता प्रसाद जी से कहलाया है, आप देखिए इनके आचरण को, इनका आचरण दुर्योधन की तरह है, इनका आचरण कंस की तरह है, इनका आचरण रावण से मेल खाता है। सनातन संस्कृति के बारे में ये नहीं बोले तो ठीक है। ऐसे लोगों को पहली बार उदय नहीं हुआ है। सनातन संस्कृति पर हमले तब हुए थे जब नालंदा तक्षशिला पर हमले हुए थे, वेद पुराणों को जलाया गया था। उस समय हमारे मनीषियों ने कहा था अपने शिष्यों से, इसे याद कर लो, हमारी गुरुदक्षिणा यही है कि आने वाली पीढ़ी को याद करा देना। लेकिन सनातन संस्कृति का झंडा इतने हमलों के बाद भी नहीं झुका है, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से कृष्ण से कंस डरता था, उसी तरह लोग अखिलेश यादव से डरते हैं। डरने वाले लोग, उनके शासन से लोग सब डरते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी की अलग अलग सरकारों के कालखंड में जिस प्रकार से कार सेवकों का नरसंहार हुआ, हिंदू संस्कृति और परंपरा को दबाने का काम किया, तो निश्चित रूप से अब जनता समझती है। सीएम योगी के बयान पर शुरू हुए वार पलटवार की सियासी लड़ाई अब दुर्योधन, कंस और भगवान कृष्ण तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि बयानों में कंस और रावण के बाद अब किसकी एंट्री होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है। और यही वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर आबकारी घोटाले पर राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की रिपोर्ट। सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का घाटा। दिल्ली में नई सरकार एक्शन मोड में है। 27 साल बाद
दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। उनके आक्रामक तेवरों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार के गठन के महज एक हफ्ते के भीतर दूसरा वादा भी पूरा कर लिया गया और उस सीएजी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया जिसमें पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति 2021-22 में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई, जिस वजह से दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान शराब के खुदरा बिक्री पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा हो गया, बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए, शराब की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हुआ। अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा बिना इजाजत के बड़े फैसले लिए गए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। जिस पार्टी का जन्म ही कैग रिपोर्ट पे हुआ हो, कैग रिपोर्ट की वजह से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ हो, उस पार्टी ने 10 साल से कैग की रिपोर्ट ही टेबल नहीं करी हो हाउस में। जिसका जन्म ही इसके लिए हो, जिसका जन्म जन लोकपाल के लिए हो, वो कैग की रिपोर्ट रखने से डर रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त एक्साइज पॉलिसी में निष्पक्षता और पारदर्शिता की भारी कमी रही, जिस वजह से सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पे चर्चा करेगा। बाबा साहब की तस्वीर अपने ओरिजिनल जगह पर, हम आएंगे सदन में वापस, हर चीज पर चर्चा होगी। पर जिस सदन में हम बैठे हैं, जिस सदन के पटल पर कोई भी कागज प्रस्तुत किया जाता है, जिस सदन में कोई भी बात रखी जाती है, वो सदन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं, जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। जाहिर है शराब घोटाले का ये जिन्न एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि इसी घोटाले ने पार्टी की साख को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इसलिए ये तय है कि आबकारी घोटाले पर यह घमासान अब और जोर पकड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो चुका है और इसी के साथ ही एमपी में इन्वेस्टमेंट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। एमपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के जिस उद्देश्य के साथ जीआईएस का आयोजन किया गया था, वो लक्ष्य हासिल होता नजर आ रहा है। दुनिया भर से आए निवेशकों ने एमपी पर भरोसा जताया। 30,77,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह विश्वास जताया है कि सभी प्रस्ताव धरातल पर भी उतरेंगे। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे।
मध्य प्रदेश पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये विश्वास यूं ही नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। दुनिया भर से आए निवेशकों ने ये मान लिया है कि एमपी में निवेश का यही समय है, सही समय है। जीआईएस के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने एमपी की क्षमताओं के बारे में बताया था, अपना भरोसा जताया था। इसके बाद समापन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जमकर तारीफ की। ये भी कहा कि जितने MOU साइन हुए हैं उनमें से ज्यादातर धरातल पर उतरेंगे। सरकार ने बनाई है ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस MOU में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। देश विदेश से आए उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों ने एमपी को निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा है। प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाने में एमपी सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के इस संकल्प के बलबूते पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने अपने खुद की मन की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहाँ पर कई सुधार भी जो भी CS ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहाँ उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा ये पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। जीआईएस के जरिए एमपी में जमकर निवेश आ रहा है। निवेश से विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए कितना निवेश मिल चुका है, आइए ये जानते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5.2 लाख करोड़, उद्योग निवेश और संवर्धन में 4.94 लाख करोड़ रुपए, खनिज संसाधन 3.22 लाख करोड़ रुपए, शहरी विकास और आवास में 1.97 लाख करोड़ का निवेश मिला है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में 1.47 लाख करोड़, पर्यटन में 64,000 करोड़ रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 64,000 करोड़, MSME सेक्टर में 21,000 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 7,000 करोड़ और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में 3,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन सफल रहा है। जीआईएस में 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 70 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एमपी में निवेश के एक नए युग की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 1984 सिख दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके पहले सिख दंगे के एक और मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कांग्रेस के और नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर भी सुनवाई जारी है। यह रिपोर्ट देखिए। उन्नीस के सिख नरसंहार पर कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। सज्जन कुमार को दूसरी बार सिख नरसंहार केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस बार सज्जन कुमार को दिल्ली के सरस्वती विहार में 32 साल के जसवंत सिंह और उनके 6 साल के बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने के केस में उम्र कैद हुई है। इससे पहले सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिख विरोधी दंगा केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिस कैंट दंगा केस में सज्जन पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है,
उस मामले में 30 अप्रैल 2013 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिख विरोधी दंगों की कई फाइलें ये कहकर बंद की जा चुकी थी कि केस में सबूत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो एसआईटी बनाई उसमें सज्जन कुमार के अलावा कांग्रेस के एक और नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं। जगदीश टाइटलर पर पुल बंगश पर सिखों की हत्या का आरोप है और अब कोर्ट जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपों की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट खुद कह चुका है कि पुल बंगश केस में जगदीश टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट की ये कड़ी टिप्पणी उन सबूतों के आधार पर थी जो मोदी सरकार में बनी एसआईटी ने कोर्ट के सामने रखे थे। साहब को ये चाहिए था, उसको फांसी के तख्ते पे लटकाना था, तब जाके 1984 के जो दंगा पीड़ित परिवार हैं उनके मनों को शांति मिलती, जख्मों पे मरहम लगता। मगर हम आज भी जज साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम हमें इंसाफ तो दिया। बेशक 4 दशक हो गए हैं, 40 साल बाद भी हमें इंसाफ मिला है। हम जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसको आज उम्र कैद दोबारा इस केस में भी हुई है, अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग और जो सजाएं उसको हुई है वो भी उसमें ऐड होगी। पर मैं समझता हूं कि अगर फांसी की सजा होती तो ये कहीं ना कहीं सुकून वाली बात होती। देखिए, सज्जन कुमार जी को उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या इससे ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी सज्जन कुमार जी का समर्थन करती है, जो उन्होंने कहा उसका समर्थन करती है? बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। कहा जाता है कि 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद हुए सिख नरसंहार में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को सजा सुनाई जा चुकी है और अब जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपों की सुनवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर सिंगरौली से है। नाली के नीचे 2 मजदूर दब गए हैं, 5 जेसीबी लगाई गई है और रेस्क्यू लगातार जारी है। बता दें आपको कि भारी मात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। निर्माणाधीन नाली का दरअसल काम चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे की वजह क्या रही यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जमीन धंस गई, मिट्टी धंस गई और उस वजह से जो 2 मजदूर हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। कोशिश जारी है, जल्द से जल्द इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए। प्रयास ऐसा कि इन्हें कोई चोट भी ना पहुंचे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप रेस्क्यू ऑपरेशन की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सिंगरौली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नाली के नीचे 2 मजदूर दबे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिंगरौली की आप देख रहे हैं। 2 मजदूरों के दबने की जानकारी है। हालांकि मौके पर टीम पहुंच चुकी है और इन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।